हेलो। हाँ सर। हम्म, हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? स्कीमा। स्कीमा है। स्कीमा तक कर लिया था ना, चलो ठीक है। अब हम देखो, अब जो बची कुची जो एक्टिविटीज़ है ना, वो जो हैं, वो है ये क्या कहते हैं, बहुत माइनर माइनर सी हैं, ठीक है। चलो इनको ख़त्म कर लेते हैं आज फटाफट से। स्क्रीन शेयर करता हूँ। किसी ने नोट डाउन किया कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटी कर ली? हाँ सर। मतलब लिखी हुई है सारी? हाँ हाँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि ना, मैं वो करता हूँ, मैं एक्टिविटीज़ बोलता हूँ, ठीक है। तुम हम्म, उसमें ये चेक करना कि वो एक्टिविटी जो है हम्म, वो हुई है कि नहीं हुई है, क्या कहते हैं, ठीक है। हमारी वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, वो तुम्हें देखना है बस। ठीक है। ठीक है, तो तुम अपना जो भी, जहाँ पे भी तुम्हारा वो है, हम्म, शीट वगैरह है जो, जिसमें भी तुमने लिखा हुआ है, निकालो। मैं बोलता हूँ यहाँ से, एंड तुम उसमें मुझे बताते रहना कि कौन सा हो गया एंड कौन सा रह गया। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ, URL स्ट्रक्चर हो गया, हाँ जी। W3C वैलिडेटर हो गया, हम्म। टोकन लिंक चेकर हो गया, हाँ रीडायरेक्शन हो गया, वही जो हाँ 404 वाला है, हाँ 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 रोबोट.txt हो गया, हाँ टाइटल एंड मेटा टैग क्रिएशन हो गया, हाँ, ये हो गया। मेटा आइटम प्रॉप हो गया, एक मिनट। हाँ हाँ, हो गया हो गया। OG टैग हो गया, ओजी टैग भी हो गया। कीवर्ड रिसर्च हो गया, हो गया। साइट मैप हो गया, हाँ ठीक है, इमेज एंड डॉट टैग हो गया, हाँ। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे ये नहीं हुआ होगा, इसको लिख लो एक जगह ना, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। चलो मैं ही लिखता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे याद रहे। क्या चीज? वेब पेज? अभी बता रहा हूँ। जो नहीं हुए मैं लिख लूँगा ना। उसके बाद वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो गया, हो गया। कैनोनिकल इशू हो गया, हो गया। ठीक है। वेबसाइट स्पीड टेस्ट रह गया है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट डुप्लीकेसी, हो गया। ठीक है। उसके बाद गूगल एल्गोरिदम, नहीं, ये नहीं हुआ। ये तो अलग से ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट डुप्लीकेसी हो गया है, हो- जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, नहीं हुआ। ठीक है। स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन, नहीं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग, वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग हो गया था कल। कल हो गया था ना, ठीक है। उसके अलावा H1 टैग, हेडिंग टैग्स हो गया। हो गया ना, और स्कीमा, स्कीमा भी हो गया। ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ लगभग लगभग सारे ही हो गए ना, बस ठीक है। चार, ये चार रहते हैं और ये एल्गोरिदम रहता है। चलो ठीक है, ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा आज कंप्लीट। गूगल एल्गोरिदम्स को हम वो कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वही है, लिखने वाला है काम। एल्गोरिदम्स बेसिकली होते क्या है वो समझ लो, फिर इसको करेंगे हम कल ही। जो गूगल एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या है कि गूगल टाइम टाइम पे ना अपने कुछ एल्गोरिदम्स निकालता है। एल्गोरिदम्स बोल लो, ये वही होते हैं, बॉट्स होते हैं, हम्म, ठीक है, बॉट्स होते हैं ये। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है वो बेसिकली जैसे पहले से लेके अब तक क्या है कि लोग क्या करते थे कि ना, वेबसाइट को रैंक कराने के लिए कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी करते थे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते थे जो गलत होती थी, ठीक है। जैसे कि कंटेंट है, ठीक है,
कि पहले लोग क्या करते थे कि जैसे सपोज़ करो कि तुमने कोई वेबसाइट बनाई, तुम्हारी वेबसाइट पे कोई कंटेंट है, सेम उससे रिलेटेड वेबसाइट मैंने बनाई, तो मैंने तुम्हारा कंटेंट उठा के डाल दिया। अभी अगर हर बंदा ऐसे ही करता रहेगा तो यूनिक कंटेंट कहाँ से मिलेगा गूगल को? ठीक है, तो इसलिए गूगल ने क्या करा, उसके अगेंस्ट एक अपडेट निकाल दिया। अब ये चीज़ पता कैसे चलेंगी, जो चीज़ तुम गलत कर रहे हो ये चीज़ पता कैसे चलेगी? गूगल थोड़ी तुम्हारी वेबसाइटों पर आएगा और चेक करेगा। उनके एल्गोरिथम, उनके ये बॉट्स होते हैं जो वो हर वेबसाइटों पे भेजते हैं। ठीक है, तो अब ये कंटेंट डुप्लीकेसी के ऊपर इन्होंने निकाला था एक पांडा अपडेट। ठीक है, तो पांडा अपडेट क्या था कि वो अपडेट जो था वो वेबसाइटों पे जाता था एंड जिसका भी डुप्लीकेट कंटेंट मिलता था वो उसको क्या कर लेता था, उसकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट दे देता था। अब उसको कैसे पता चल रहा है कि किसी बंदे ने जो है डुप्लीकेट कंटेंट डाला हुआ है? तो सिंपल सा है कि उसके एल्गोरिदम पकड़ लेते थे सारी चीज़ों को। वो जो बॉट्स हैं गूगल के बॉट्स हैं वो आके पकड़ते थे। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स के अंदर क्या है कि गूगल ने टाइम टू टाइम ना बहुत सारे एल्गोरिदम्स लॉन्च किए ताकि जो लोग जो है गलत एक्टिविटी करते हैं उन लोगों को जो है वो पकड़ा जा सके। ठीक है, उन लोगों को जो है वो पकड़ा जा सके, इसलिए जो है वो टाइम टू टाइम क्या करता है कि ना नए नए एल्गोरिदम्स लॉन्च करता रहता है। ठीक है, तो ये रीज़न था, तो इसीलिए जो है ये एल्गोरिदम्स निकलते हैं। तो काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं पिछले 8-10 साल में गूगल ने टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड किया और नए नए एल्गोरिदम्स वगैरह वो लॉन्च करता गया। तो उन्हीं के बारे में है वो हम कल देखेंगे। मैं सारी जितने भी एल्गोरिदम्स हैं 15-20 वो सारे एल्गोरिदम्स मैं बताऊँगा, एक एक करके समझाऊँगा। ठीक है, तो उसको कल के लिए रखते हैं और कल वही है कि मतलब लिखने का काम तुम्हारा ज़्यादा होगा क्योंकि मैं समझाऊँगा और तुम उसको अपने अकॉर्डिंगली फिर उसको लिख लोगे। ठीक है, एल्गोरिदम्स को, तो इसको मैं भी हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, हम आते हैं सीधे यहाँ पे वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब ये वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? देखो, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ना जब एक डेवलपर वेबसाइट बना रहा होता है, ठीक है, तो वेबसाइट बनाते समय जो है हम कोड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी जो वेबसाइट होती है वो टेबुलर फॉर्म में होती है, रो फॉर्म में होती है, मतलब कि देखते होगे ना वेबसाइट में कभी कभार टेबल्स वगैरह भी होती हैं, रोज़ होती हैं। ठीक है, तो टेबुलर एंड रो फॉर्म में जो है वो हमारे उसमें वेबसाइट्स बनती हैं। ठीक है, अब तुम्हें इसकी गहराई पे जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है क्योंकि ये कोडिंग वो है। अब कोडिंग तुम्हें नहीं समझ में आएगी कि वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है कि ये दिक्कत जो है मेरी वेबसाइट पे है कि नहीं है, और है तो अपने को डेवलपर से उसको ठीक करानी है। ठीक है, तो क्या होता था कि जब डेवलपर जब भी वेबसाइट बनाते हैं ना तो वो कोड्स यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, तो अगर वो कोड्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली वो जो कोड्स होते थे वो TD और TR कोड्स यूज़ करते थे। ठीक है, वेबसाइट बनाते समय कौन से TD और TR कोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है कि एक सेकंड, वाईफाई मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। चलो, हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर थे। ठीक है, वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वेब पेज कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि TD और TR, एक सेकंड होल्ड करना। बच्चों ये गाड़ी लेकिन नीचे जाओ, मेरी क्लास चल रही है अभी, यहाँ पे वो नहीं करना, ले जाओ उसको जो भी ले जाना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि TD और TR टैग्स जो है वो डेवलपर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कहने वाली बात ये है कि ये जो TD और TR कोड्स थे ना ये ना अब पुराने हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि TD और TR को एक मिनट और,
तो टीडी और जो टीआर कोड्स होते थे वो बेसिकली ना पहले यूज़ किए जाते थे, जिसकी वजह से ना जो गूगल का बॉट है उसको वेबसाइट को रीड करने में आती थी दिक्कत। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि टीडी और टीआर जो है वो अब वर्क नहीं करते। ठीक है, तो अब जो डेवलपर्स हैं वो कौन से कोड यूज़ करते हैं, वो करते हैं डिव टैग। कौन से टैग? डिव टैग, डिविजनल टैग। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे जो है टी डी टी आर टैग्स जो है पुराने हो चुके हैं, तो वो यूज़ नहीं करने होते। और आज के टाइम पे आप देखोगे भी तो आपको शायद नहीं मिलेंगे, मतलब ना के बराबर ही मिलेंगे, क्योंकि हर डेवलपर जो है आज के टाइम पे डिव टैग यूज़ करता है। ठीक है, बट फिर भी हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि भाई वेबसाइट पे टी डी टी आर कोड्स जो हैं डले हुए हैं या फिर डिव टैग हैं। अगर सपोज करो किसी वेबसाइट पे टी डी टी आर टैग्स अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं तो हमें उसको क्या है डिव टैग में कन्वर्ट करवाना है। वो डेवलपर को पता होता है कि टैग्स क्या होते हैं, टी डी टी आर और डिव टैग क्या होते हैं, तो वो आपके जो जितने भी टी डी टी आर है उनको डिव पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डिव मतलब डिविजनल। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई वेबसाइट है कि उसमें कौन से कोड्स यूज़ हो रहे हैं, टी डी हो रहे हैं कि टी आर हो रहे हैं? तो हमें क्या करना है, सिंपली जाना है वेबसाइट पे, ठीक है, हम सीधे इसके सोर्स कोड पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल F करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि भाई जो इसके अंदर जो कोड्स हैं वो टी डी है कि टी आर है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे आपको पहले टाइप करना है टी डी। ठीक है, अब ये टी डी करने के बाद यहाँ पे देखो आप, कोई फाइल नज़र आ रही है आपको टी डी की? नहीं नहीं नज़र आ रही, दैट नहीं। मीन्स कि टी डी की कोई भी फाइल इसके अंदर नहीं पड़ी। उसके बाद हम इसको टी आर में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ टी आर करा तो कुछ दिखाई दिया यहाँ पे, मतलब टी डी टी आर की कोई फाइल नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार नहीं। डिव टाइप करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये होते हैं वो टैग्स ना, इधर लगे हुए होते हैं, इधर देखो। ठीक है, अब तुम्हें इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं कि डिव, ये डिव क्यों लिखते हैं, टी डी क्यों लिखते हैं, टी आर क्यों लिखते हैं। बस तुम्हें ये देखना है कि भाई वेबसाइट पे टी डी टी आर टैग्स तो नहीं लगे हुए, पुराने वाले कोड्स अभी भी यूज़ तो नहीं हो रहे, डिव कोड यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तुम्हें ये चेक करना है बस। सर, इसमें अगर मान लो किसी वेबसाइट में टीडी या टीआर लगा हुआ होगा तो वो डिव पे कन्वर्ट कर देगा उसको। तो मतलब उसमें कोडिंग में चेंज करनी पड़ेगी कि सिर्फ इसको बैकस्पेस मार के डिव लिखना है? अब वो अपने हिसाब से उसको करेगा, वो क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, सिर्फ ऐसे डिव लिखने से नहीं काम बनेगा। अच्छा, और ये जो सेम चीज है ये हम्म, उसमें नहीं निकल के आएगा, क्या नाम है, W3C वैलिडेटर में? क्योंकि वो भी तो बैकएंड का ही एरर बताता है। हाँ वो भी बैकएंड का एरर बताता है, बट उसके अंदर जो है ये देखो ये कोई एरर नहीं है, अच्छा। ये कोई एरर थोड़ी ना है, ये तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई गूगल के बॉट को समझ में नहीं आता। हम्म, ठीक है, क्योंकि हम्म, पहले क्या होता था कि जैसे होता है ना, देखो वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो हम वेबसाइट पे कभी कई बार क्या करते हैं कि कंटेंट में स्पेस देते हैं। ठीक है, स्पेस देने के लिए टैग्स वगैरह लगाते हैं, तो ये उसके काम आता है। तो ये जो अगर टी डी टी आर अगर टैग लगे हुए हैं तो वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट ओके है, पहले भी यूज़ किया जाता था। हम्म, ठीक है, तो ये वेबसाइट की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है गूगल के बॉट के लिए कि भाई ये पुराने टैग्स हैं, इनको कन्वर्ट करके नए टैग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा। ये कोई गलती नहीं है, पहले टी 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 आर ही तो यूज़ किया जाता था, तो ये कोई वैसी गलती नहीं है कि वो जो आपके वेब के उसमें क्या कहते हैं W3C वैलिडेटर के अंदर ये पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे हमको इसके मतलब जानने की जरूरत नहीं है ना कि ये कहाँ पे यूज हो रहा हाँ ये बेसिकली अब आपको आपको कोडिंग आती होगी तो आप जो डेवलपर है वो समझ जाएगा टी डी टी आर को, वो जो कोड्स होते हैं वो किस लिए है। यूज़ किए जाते हैं। बता रहा हूँ ना कि कई बार वेबसाइट में ऐसा हो जाता है कि हमको टेबुलर फॉर्म में कुछ कंटेंट डालना होता है या फिर रो की फॉर्म में कुछ कंटेंट डालना होता है, तो हम्म, उस टाइम पे ये टैग्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये है इसका सिंपल। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा वेब पेज का ऑप्टिमाइजेशन। बस आपको इसमें ये चेक करना है कि भाई डिविजनल टैग लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, टी 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 आर है तो उसको डिविजनल में चेंज करवाओ, बस सिंपल। ठीक है। सर क्या बताओ, हम्म, ये तो बहुत ही ऐसे माइन्यूट डिटेल हो गई। हम्म, तो आपने एसईओ सीखा होगा तब तो शायद मेरे को नहीं लगता कि ये होगा ऐसे माइन्यूट पॉइंट। ये तब तो जब होते थे, अब नहीं इसको चेक किया जाता, क्योंकि अब तुम जाओगे देखो,
अब तुम जाओगे ना, तुम्हें 99% वेबसाइट में डिव टैग ही मिलेंगे, अच्छा। क्योंकि डेवलपर बस उस भाई देखो जिस तरीके से एसईओ ये सारी चीज़ें एडवांस होती रहती है, उस तरीके से कोडिंग भी तो एडवांस होती रहती है। तुम्हें क्या लग रहा है कि आज के टाइम पे भी लोग, पहले क्या होता, यही तो था, एस सिर्फ एस होता था, ठीक है, हाँ एस एक बेसिक चीज़ है बिल्कुल, सिर्फ एस हाँ लैंग्वेज होती थी, उसके बाद CSS आया, ठीक है, जहाँ पे अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ करनी है तो आप वहाँ पे वो डिज़ाइनिंग वगैरह उसके अंदर कर सकते हो। फिर उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस आई, जैसे पाइथन वगैरह आई, तो यह धीरे धीरे ये भी तो अपग्रेड होती रहती है ना चीज़ें, हम्म, कोडिंग्स भी अपडेट होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है धीरे धीरे, समझ रहे हो? तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे, अगर आज के टाइम पे तुम देखोगे तो 90% डिविजनल टैग ही यूज़ करेंगे, ये दिक्कत आपको किसी वेबसाइट में देखने को मिलेगी ही नहीं। ये ठीक है। दिक्कतें पहले जब तो 4-5 साल पहले की बात है तब होती थी ये दिक्कतें, अभी आप फिर भी क्योंकि एक्टिविटी का पार्ट है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मार्केट में कुछ कुछ लेटेस्ट ट्रेंड आते हैं ना हम्म। एसईओ से रिलेटेड, हम्म। कि अगर मान लो अब ये एक्टिविटी नहीं करनी है, वो करनी है, या कुछ नई एक्टिविटी आ गई, ये हम्म। पता कैसे चलता है? जैसे अभी तो हम कोर्स कर रहे हैं तो आप बता दोगे, हम्म। लेकिन अब मान लो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद लेटेस्ट ट्रेंड जो होता है वो कहाँ से पता चलता है? या देखो, लेटेस्ट ट्रेंड जो होता है वो बेसिकली गूगल पे ही अपडेट होती हैं चीज़ें, कुछ अच्छा। इधर उधर से थोड़ी ना पता चलता है। गूगल भाई, गूगल अवेयर करने के लिए लॉन्च करता है चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे, हाँ, ठीक है, support.google.com पे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, हर चीज़ का अपडेट तुमको वहाँ पे मिलेगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, इसके अंदर बेसिकली अपडेट्स, अगर मैं आज के टाइम की बात तुम्हें बता रहा हूँ कि आज के टाइम में ऑन पेज एसईओ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा आपकी वेबसाइट में, ठीक है, क्योंकि आपको अगर मैं रिजल्ट पेज पे लेके जाऊँ ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टाइटल बहुत बड़े लिखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़े लिखे हुए होंगे, बट स्टिल वो लोग रैंक कर रहे हैं, तो वो लोग अपने कंटेंट के दम पे रैंक करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो कंटेंट है ना, वो आज के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, करंट सिचुएशन, आगे क्या होगा तो हमें भी नहीं पता, बट आज की सिचुएशन ये है कि आज कंटेंट के ऊपर सारी चीज़ें हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपका ऑन पेज एसईओ ढंग से हो या ना हो, आपने बहुत ज़्यादा बैकलिंक बनाए या ना हो, लिमिटेड बैकलिंक बनाए हो, अच्छी वेबसाइटों पे बनाए हो, तो भी आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे जो है ना, गूगल सिर्फ कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि भाई जो कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट पे डाला है वो कितना यूनिक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भाई कितना यूज़फुल है, मतलब कि उस कंटेंट से जो यूज़र्स हैं उनको कुछ वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे मोन्टो में एक सर हैं, ही इज़ लाइक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लिखते हैं, मतलब हो गया 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो अपने पेज को सिर्फ 2 से 3 महीने में सिर्फ कंटेंट के दम पे रैंक कर देते हैं, समझ रहे हो, सिर्फ कंटेंट के दम पे, तो तुम खुद देख लो, क्योंकि जो गूगल है वो आज के टाइम पे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए तो हर जगह सिर्फ कंटेंट की बात ज़्यादा होती है, और आज के टाइम पे इसीलिए एसईओ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। कहने को बोलते हैं कि एसईओ एक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोसेस है, मतलब ऑर्गेनिक प्रोसेस है प्रॉपर, यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से काम होता है, बट नहीं रहा, ऑर्गेनिक रहा ही नहीं, आपको कहीं ना कहीं मतलब स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। फिर वैसे अगर मान लो किसी को फ्रीलांसिंग के लिए बोलेंगे तो मिनिमम कितना बोलना चाहिए? या देखो, फ्रीलांसिंग के लिए डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट, सबसे पहले कितनी बड़ी वेबसाइट है, हम्म, 2 पेज 3 पेज की वेबसाइट है कि 10 पेजों की वेबसाइट है। अगर हम्म, बंदा 10 सर्विसेज दे रहा है हम्म, तो हर पेज को रैंक कराना पड़ेगा आपको। हम्म, देखो, एक वेबसाइट पे सर्विसेज और होम पेज तो रैंक कराना ही कराना होता है। वेबसाइट ही 3 पेज की सपोज करो, किसी की ब्लॉग वेबसाइट है, उस पर ब्लॉग की वेबसाइट पे ज़्यादा पेजेस थोड़ी ना होते हैं, तो उसका अलग हिसाब किताब चलता है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कितनी कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक करवाना चाह रहा है। अगर एक बंदा 5 कीवर्ड पे रैंक करवाना चाह रहा है और एक बंदा 15 कीवर्ड पे रैंक कराना चाह रहा है, तो किस पे ज़्यादा मेहनत लगेगी?
जो 15 पे कर रहा है। 15 वाले। 15 कीवर्ड का मतलब है कि उन हर कीवर्ड्स पे कम से कम 4 से 5 ब्लॉग आपने लिखे हैं। हम्म, कितना पैसा खर्च हो जाएगा सोचो। ये भी है। समझ रहे हो? तो इसलिए इतने ज़्यादा कीवर्ड्स पे हमें टारगेट करना नहीं चाहिए अगर आप एज ए फ्रीलांसिंग काम कर रहे हम्म, हो। मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स बोल के चलो कि भैया 5 कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे। हम्म, और डिपेंड है, देखो पहले तो तुमको ये देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अपने लिए कंटेंट राइटर कि भैया वो कितना चार्ज कर रहा है। हम्म, ठीक है, कंटेंट राइटिंग के ऊपर, क्योंकि जो तुम्हारा पैसा मैक्सिमम यहाँ पे स्पेंड होगा वो कंटेंट लिखवाने में ही होगा। अच्छा। क्योंकि कंटेंट एक ऐसी चीज़ जो तुम बाहर से लोगे। ठीक है, फिर उसके अलावा टूल्स होते हैं भाई, टूल्स भी तो तुम्हें लेने होते हैं, उसका खर्चा अलग होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी होती है टूल्स वगैरह की। हम्म, ठीक है, वैसे तो कुछ ऐसे टूल्स हैं जो 600-700 रुपये में मिल जाते हैं, उसमें मतलब शेयरिंग वाले होते हैं और बहुत सारे वो मिल जाएंगे तुम्हें। अच्छा। उसके अंदर तुम्हें जो है वो बहुत सारे वो मिल जाएंगे, मतलब SCM रश वगैरह, कैनवा वैनवा के प्रो वर्जन, वो सारी चीज़ें उसके अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। ऐसे बट कोई टूल आता है? क्या, ऐसे कोई टूल होता है? SEO टूल अड्डा है जहाँ पे जाके तुम्हें सब, अरे वो एक्चुअली में ये होता है, कम्युनिटी होती है। अच्छा। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, क्या कहते हैं, कम्युनिटी होती है। एंड ये लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक एक उन्होंने क्या करा, अकाउंट ले लिया, उस अकाउंट में 200 300 400 बंदे लगे पड़े हैं, हम्म, सबको शेयर कर दिया। तो वो कम्युनिटी टाइप का होता है उसके अंदर ना, कि कम्युनिटी वम्युनिटी के हिसाब से जो है उसके अंदर डाला जाता है। समझ। तो एक ही उसके अंदर अब भाई एक बंदा SCM रश अगर 2-2.5 हज़ार रुपये का मंथली आता है, ठीक है, और वो 500 बंदों को बढ़ रहा है, कितना हो हम्म, गया? इसका तो नेग्लिजिबल ही हो गया। फिर तो हम्म, वही होता है। तो क्या कहते हैं, ऐसे होते हैं, बट उसमें ऐसा कुछ वो होता नहीं है यार, मतलब मज़ेदार कुछ देखने को नहीं मिलता उसमें। फिर वही है, बहुत ही तो बहुत स्लो चलता है। ठीक है, अब वो SCM रश के अंदर तुम 10 रिपोर्ट बना सकते हो, अब हर बंदा वहाँ पे रिपोर्ट बना के बैठा हुआ है, इंतज़ार करते रहो कि उसकी रिपोर्ट बनेगी, डिलीट करोगे, फिर तुम अपनी रिपोर्ट बनाओगे, तो उसमें तो थोड़ा सा टफ हो जाती है चीज़ें। बट ठीक है, तुम अगर एज एन फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो तुम कर लो, SEO टूल अड्डा के थ्रू जा सकते हो। अच्छा। वेबसाइट है SEO टूल अड्डा, वहाँ पे जाओ, उनके साथ बात करो चैट पे। एंड 600-700 रुपये का आता है मंथली, 600 रुपये समथिंग का आता है मंथली। तो उसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा। तो अगर एज एन फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो तो वही है, उसको लेके तुम काम कर सकते हो। इसमें फिर आप लोग कौन से टूल प्रोवाइड करते हो? क्या चीज़? आप लोग फिर कौन से टूल प्रोवाइड करते हो? वही SEO टूल अड्डा के थ्रू ही होते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए उसी के थ्रू जो है वो टूल्स प्रोवाइड होते हैं। अरे मैं खुद ही फ्रीलांसिंग में कभी मेरे को चाहिए होता तो मैं SEO टूल अड्डा ही यूज़ करता हूँ। वो तो तब है ना जब आपके पास एजेंसी है, बहुत ज़्यादा काम आता है, तो आप हर किसी का सेपरेट सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। चलो, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है तुम्हारी जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन देखो होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर भी ये भी आज के टाइम पे तुम्हें बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि जब हम हमारी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट रिटन फॉर्म में, मतलब कि मतलब कंटेंट जो होता है वो टेक्स्ट की फॉर्म में डालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में इन द सेंस कहने का मतलब जैसे ये कंटेंट डला हुआ है, ठीक है, ये टेक्स्ट की फॉर्म में डला हुआ है ना। तो जब हम ये टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट डालते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, तो हमारे बैकएंड पे एक स्क्रिप्ट बनती है। ठीक है, बैकएंड पे हमारे क्या बनती है, एक स्क्रिप्ट बनती है। और वो स्क्रिप्ट दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इंटरनल और एक्सटर्नल का दोनों का फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले उसको समझो। देखो, जो इंटरनल स्क्रिप्ट होती है ना, वो आपके लोडिंग टाइम को इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और जो आपकी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होती है वो आपके लोडिंग टाइम को
डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो आप देख के आप बताओ मुझे कि दोनों में से कौन सी स्क्रिप्ट आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। सर लोडिंग टाइम कम होना चाहिए ना, तो कम एक्सटर्नल होना चाहिए, हम्म, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, एग्जैक्टली। हमें हमारी वेबसाइट पे जो है वो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो है वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल स्क्रिप्ट क्या होती है, वो आपके लोडिंग टाइम को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। अगर जितना कम टाइम लोड होने में लगेगा उतनी ही जल्दी मेरी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, मतलब कि मेरी वेबसाइट को लोड होने में जितना कम टाइम लगेगा उतनी ही जल्दी तो मेरी वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें हमारी वेबसाइट पे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे जो स्क्रिप्ट बनती है जावा की वो इंटरनल बनती है कि एक्सटर्नल बनती है? तो इसको चेक करने का एक तरीका है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल अपनी वापस आओगे वेबसाइट पे, ठीक है, और इसके बैकएंड पे आओगे सीधे, और तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+F दबा के सिंपली यहाँ पे टाइप करना जावा। ठीक है, तो जावा की आपको ना स्क्रिप्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो जावा की स्क्रिप्ट सिर्फ एक है, ठीक है, और ये एक स्क्रिप्ट भी क्या है, ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क? देखो, जो भी जावा डालते ही जो भी कंटेंट तुम्हें यहाँ पे टेक्स्ट उस पर दिखाई देगा, इस पे अनक्लिकेबल दिखाई देगा, दैट मीन्स कि वो इंटरनल स्क्रिप्ट है। और जहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा कि कुछ इस तरीके से ना क्लिकेबल, देख लो ये लिंक बना हुआ है, क्लिकेबल है एक तरीके से, वह है ना क्लिकेबल। इस पर अगर मैं आऊँ तो ये देखो क्लिकेबल है, अगर मैं इस पे जाऊँ तो ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें इस तरीके से ब्लू कलर के क्लिकेबल लिंक्स दिखाई दे रहे हैं जावा की फाइल में, तो वो क्या है, वो सारे के सारे इंटरनल स्क्रिप्ट्स हैं। और अगर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बिना क्लिकेबल के, वो सारी की सारी जो है ब्लैक कलर की होती हैं, तो वो सारी क्या होती है, इंटरनल जावा होती है। ठीक है, तो अगर इंटरनल की 15 से 20 फाइलें पड़ी हुई हैं तो कोई बात नहीं है। अगर इससे ज़्यादा फाइलें अगर तुम्हें दिखाई दे रही है तो तुम्हें डेवलपर को बोल के उनको एक्सटर्नल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, जैसे सपोज करो 50 फाइलें, उन 50 फाइलों को एक लिंक में बना के तैयार कर देगा। ठीक है, तो तुम इसमें अभी जाओ उस वाली वेबसाइट पे, नाइट डेंटल वाली पे, एंड वहाँ पे जाके जो है चेक करो कि जावा की जो फाइल है वहाँ पे इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। मैंने तो बता दी कि इंटरनल और एक्सटर्नल को कैसे पहचानना है। सर दोनों ही है सर, इंटरनल भी एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। इंटरनल की कितनी होती है? ज्यादा एक्सटर्नल वाली है, क्लिकेबल है। ऊपर वहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो लिखा था ना, इधर देखो ना, इधर फाइलें देखो, इधर देखो, 13 इंटरनल। नहीं, टोटल 13 है। अरे दोनों और की अलग अलग दिखाएगा ना, इंटरनल की अलग, एक्सटर्नल की अलग। अलग दिखाएगा टोटल कैसे? 13 है ना, हाँ, तो उसमें से हाँ ठीक है, फिर 13 तो ओवरऑल ही 13 है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब इसमें अलग से शो तो नहीं कर रहा है, पर नीचे जैसे हाँ स्क्रॉल ठीक करके है, देखा जावा ना। टाइप करते ही कुछ कुछ में तुम्हें क्लिकेबल लिंक दिख रहे होंगे, कुछ बिना क्लिकेबल लिंक दिख रहे हाँ होंगे। ओवरऑल 13 फाइल है ना जावा की। हाँ। हाँ तो बस ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन।
फिर उसके बाद आता है तुम्हारा यहाँ पे देखो स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इसके अंदर भी देखो स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन की जो स्क्रिप्ट होती है वो कब बनती है, जब तुम अपनी वेबसाइट पे इमेज या फिर ग्राफिकल फॉर्म में कुछ भी कंटेंट डालते हो, जैसे हम डालते हैं ना, वीडियो डाल दिया, कोई इमेज डाल दी, एनिमेशन डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें जब हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं तो हमारे बैकएंड की स्क्रिप्ट बनती है। यहाँ पे भी वही सेम इंटरनल और एक्सटर्नल दो स्क्रिप्ट बनेगी, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो इंटरनल और एक्सटर्नल, इसके अंदर भी कैसे पहचानोगे, सेम तरीका है कि भाई स्क्रिप्ट इंटरनल बन रही है कि एक्सटर्नल बन रही है, इसको पहचानने का वही वेबसाइट पे आओगे, बस यहाँ पे तुमने जावा टाइप किया था, यहाँ पे अब तुम्हें जो टाइप करना है वो टाइप करना है .css, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो .css की 10 फाइलें हैं, अगर इनको चेक करूँ तो यहाँ पे देखो सारी की सारी क्या है, ये क्लिकेबल है, दैट मीन्स ये सारी की सारी फाइलें क्या हैं, एक्सटर्नल है, दैट मीन्स कि जावा की फाइलें भी तुम्हारे यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल में समझ में आया फर्क। और ये जो जावा की फाइल जो होती है वो कैसे बनती है, जब तुम ग्राफिकल फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालते हो तब, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ, तो इसको जाओ वही सेम वेबसाइट पे और वहाँ पे चेक करो .css डाल के कि CSS की जो फाइलें हैं वो स्टाइल शीट की जो फाइलें हैं वो कितनी हैं। एक्सटर्नल है 11 है 11 है, और इंटरनल भी है, मोस्टली एक्सटर्नल है और 2-3 बस इंटरनल है। हाँ बस ठीक है, 2-3 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 15-20 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाँ टोटली 11 है। ठीक है। क्लियर है ये .css और काम क्या आती है क्या, ये चीज, ये .css जैसे स्टाइल्स? ये हमारे कुछ काम नहीं आती, ये बेसिकली हमें चेक करनी होती है कि भाई जो हम कंटेंट डाल रहे हैं उस कंटेंट से बैक एंड पे कौन सी फाइलें बन रही है, इंटरनल बन रही है कि एक्सटर्नल बन रही है। अगर एक्सटर्नल बन रही हैं तो ठीक है, इंटरनल बन रही है तो उनको चेंज करा के तुम्हें एक्सटर्नल पे कन्वर्ट करवाना है, बस सिंपल, ठीक है। ठीक है। उसके बाद लास्ट वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ठीक है। तो वेबसाइट स्पीड टेस्ट क्या होता है, देखो वेबसाइट स्पीड टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करते हैं, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। देखो अगर मैं बात करूँ एक स्पीड की वेबसाइट की, तो मिनिमम 3 to 5 सेकंड के अंदर अगर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है तब तो उसकी स्पीड सही है। अगर वेबसाइट 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा रही है ओपन होने में तो फिर वो चीज़ सही नहीं है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें कुछ कंटेंट वेबसाइट से चाहिए, तुम किसी वेबसाइट पे गए, 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, तो तुम क्या वेट करोगे कि दूसरी वेबसाइट पे चले जाओगे? हाँ दूसरी वेबसाइट पे जाओगे ना, क्योंकि भाई वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है लोड होने में, ठीक है। तो इसलिए वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि वेबसाइट की स्पीड की वजह से आपकी वेबसाइट पे डेट जो यूज़र है वो आ भी सकता है और जा भी सकता है आपकी स्पीड को देख के। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत स्लो है तो यूज़र बहुत ज़्यादा देर तक आपकी वेबसाइट पर इंटरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे इतना पेशेंस लेवल किसी के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो वेबसाइट को स्पीड को टेस्ट करने का भी बहुत सारे टूल्स हैं, मैं तुम्हें भी बताऊँगा। तो वेबसाइट की स्पीड सबसे पहले ये समझो कि किन चीज़ों पर डिपेंड होती है। तो वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो इन चीज़ों पर डिपेंड होती है कि एक तो तुम्हारी ये हो गई, तुम्हारी वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट जो है वो एक्सटर्नल है कि नहीं, तुम्हारी वेबसाइट पे स्टाइल शीट जो है वो एक्सटर्नल है कि नहीं, ठीक है। दो चीज़ तो यही इफेक्ट कर देती हैं कि अगर तुम्हारी वेबसाइट पे इंटरनल फाइलें होगी ना दोनों की, तो तुम्हारी वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत धीरे हो जाएगी। तो सबसे पहले तो तुम्हें इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे वो होती है आपकी होस्टिंग।
ठीक है, कि जो भी आप जिस भी वेबसाइट पे आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपने होस्टिंग परचेज़ करी है। ठीक है, होस्टिंग क्या होता है, वो वेब सर्वर स्पेस होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। तो आपने जो होस्टिंग ली है वो अच्छी जगह से ली है कि नहीं ली है। देखो, होस्टिंग आपको 2,500-3,000 की भी मिलेगी 1 साल की, और अगर आप लेना चाहो तो होस्टिंग आपको 500-600 रुपये में मिल जाएगी 1 साल की। बट वो जो 500-600 रुपये वाली होगी ना, उसका सर्वर होगा बहुत स्लो, और आपकी वेबसाइट खुलेगी एकदम स्लो। इसलिए बोलते हैं हमेशा होस्टिंग अच्छी जगह से लो, अच्छे सर्वरों से लो जहाँ पे स्पीड हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपकी वेबसाइट की स्पीड में। अब तुमने अपनी वेबसाइट को कर लिया, सब कुछ एकदम ओके कर लिया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, स्टाइल शीट, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, सारी चीज़ें ठीक है, और होस्टिंग दे रखी है कोई थर्ड क्लास जगह से, तो कैसे चलेगी वेबसाइट फास्ट? नहीं चल पाएगी। तो आप सिर्फ ये नहीं होता कि आपने वेबसाइट पे सारा काम कर लिया, बट आपने इस होस्टिंग जो है वो गलत बेकार जगह से खरीदी हुई है। तो इसलिए हमेशा होस्टिंग को अच्छी जगह से ख़रीदोगे, और स्टाइल शीट और जावा शीट इनका ध्यान रखोगे, ठीक है। वेबसाइट पे जब इमेजेस डालोगे तो उनको अच्छे से कंप्रेस करके डालोगे, ठीक है। जो भी इमेजेस वगैरह होती हैं उनको कंप्रेस करके डाला करो। कंप्रेस करने से क्या हो जाता है, इमेज का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, कंप्रेस करने से इमेज का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। अब इसके अंदर देखो, हम कैसे पता करेंगे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड की परफॉर्मेंस क्या है। तो परफॉर्मेंस की पता करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपली अपना गूगल पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, पिंगडॉम हो गया, जीटी मैट्रिक्स हो गया, वेब डेव में मोस्टली जीटी मैट्रिक्स यूज़ करता हूँ, थोड़ा ठीक लगता है। कुछ नहीं करना, अपनी वेबसाइट का यूआरएल उठा के यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे एनालाइज कर देंगे। ठीक है, ये तुम्हारी पूरी वेबसाइट की स्पीड को स्कैन कर लेगा। वैसे ये फ्री के टूल्स होते हैं, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी इनके अंदर भी नहीं होती, ठीक है। बट इसमें तुम्हें इतना ज़्यादा इस पर घुसने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी भी वेबसाइट पे जाओ और खुद ही टाइम चेक कर लो ना, अगर वो 4 से 5 सेकंड में अगर ओपन हो रही है, प्रॉपर तरीके से ओपन हो रही है, तो समझ लो कि स्पीड अच्छी है। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है तो खुद से समझ जाओ कि यार स्पीड अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारी एस डी टी की बहुत टाइम लेती है, वैसे थोड़ा सा ये लेती है टाइम ओपन होने में, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस अभी जो है यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, ई दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड की परफॉर्मेंस है, ये देखो ऑन लोड टाइम जो है वो लगभग 7.8 सेकंड दिखा रहा है, मतलब कि लगभग 8 सेकंड लग जाते हैं प्रॉपर तरीके से वेबसाइट को ओपन होने में। ठीक है, यहाँ पे इसका देखो, ये क्या कहते हैं, LCP यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, मतलब कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर जो फाइल सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसको खुलने में 3.6 सेकंड, तो उसी को खुलने में लग जा रहा है। जैसे कोई इमेज हमारे उसके अंदर पड़ी होगी, ठीक है, तो 3 मतलब कि लगभग 3.6 सेकंड लग जा रहे हैं उसको ओपन होने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग अपनी वेबसाइट का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हैं। अब इसको ठीक करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है कि अपनी वेबसाइट पे जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो स्क्रिप्ट जो होती है वो चेक करो, अच्छी जगह से अपनी वेबसाइट लो, ठीक है, लिमिटेड कंटेंट डालो, इमेजेस और वीडियोस उतनी ही डालो जितनी ज़रूरत है, ज़बरदस्ती की मत डालो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको देते हैं वो इमेजेस ही देती हैं, क्योंकि इमेजेस ही ऐसी चीज़ होती है जो खुलने में ज़्यादा टाइम लगाती है।
कंटेंट खुलने में इतना टाइम नहीं लगता जितना इमेजेस खुलने में टाइम लगा। ठीक है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं होती। इमेजेस मतलब इमेजेस ही होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेती है वेबसाइट को ओपन करने में। अगर किसी वेबसाइट में इमेजेस बहुत कम है ना तो उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बड़े आराम से उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, हेलो। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो ये था। बाकी जो इसके एल्गोरिदम्स वगैरह हैं वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कहीं अर्जेंटली जाना है इसलिए मैंने तुम्हारी क्लास थोड़ा सा जल्दी कर दी थी। बस कल एल्गोरिदम्स वगैरह कर लेंगे, परसों से अपना ऑफिस स्टार्ट और नेक्स्ट वीक तक अपना एसईओ कंप्लीट, मतलब नेक्स्ट थर्सडे तक एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कल एक काम करेंगे, कल हम एक तो एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे और अभी तक ऑन पेज एसईओ के अंदर कोई भी दिक्कत कोई भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई हो तो डाउट्स क्लियर करेंगे कल। ठीक है, फिर परसों से फिर ठीक है। आगे बढ़ेंगे ऑन पेज की। ठीक है सर। सर कल भी सेम टाइम? नहीं, कल तो 11 बजे। टाइम इधर उधर होगा तो मैं खुद से इन्फॉर्म कर दूंगा तुम्हें, अदरवाइज़ वही 11 बजे का ही अपना टाइमिंग रहेगा। ठीक है। नहीं 10 बजे शुरू से बढ़िया लगता है ना सर, पर कोई 10 नहीं बजे का एक्चुअली में क्या हो रहा है ना यार, मेरे ना थोड़ा सा यहाँ पे ना काम चल रहा है और बहुत टाइम हो गया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आज तो फिर भी शांति से क्लास हो गई, नहीं तो हमेशा ना शोर ही रहता है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए ना तो क्या कहते हैं, फिर मैं थोड़ा सा टाइमिंग को वो कर सकता हूँ। ठीक तुम्हारा तो है। वैसे भी एसईओ है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट वीक की बात है। हम्म। ठीक है, ठीक है। चलो ओके। ठीक है, फिर कल मिलते हैं वही 11 बजे। ओके।